चर्चा करते हैं। टॉपिक था पहला हमारा अधिशोषण। अधिशोषण वह परिघटना है जिसमें किसी ठोस अथवा द्रव का पृष्ठ किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर धारण कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृष्ठ पर पदार्थ का सांद्रण स्थूल की तुलना में बढ़ जाता है। अधिशोषित पदार्थ को अधिशोष्य एवं जिस पदार्थ पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहा जाता है। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य अधिशोषक से दुर्बल वान डेर वाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में प्रबल रासायनिक बंधों के द्वारा अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर बंधे होते हैं। लगभग सभी ठोस गैसों को अधिशोषित करते हैं। किसी ठोस पर किसी गैस के अधिशोषण की सीमा गैस की प्रकृति, ठोस की प्रकृति, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, गैस का दाब और ताप पर निर्भर करती है। स्थिर ताप पर अधिशोषण का परिमाण x/m और गैस के दाब में संबंध को अधिशोषण समतापी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। जो टॉपिक और पढ़ा था हमने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में स्वयं बिना उपयोग हुए अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक के उपयोग की परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं, कैटालिसिस कहा जाता है। समांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं, जबकि विषमांगी उत्प्रेरण में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में उपस्थित रहते हैं। कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य की स्थिति होती है, जिसमें कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, अथवा हम कह सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। कोलाइडी विलयन एक विषमांगी निकाय होता है। कोलाइडी निकाय में 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा परिक्षेपण माध्यम। एक तो डिस्पर्सन मीडियम होता है, एक डिस्पर्स फेस होता है। कोलाइडी निकायों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो निर्भर करते हैं किस पर। पहला, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं पर। दूसरा, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन क्रिया की प्रकृति पर। और तीसरा, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की प्रकृति पर। आपको बताया था कि कोलाइडी निकाय जब हम प्रथम प्रकार से इनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बांटते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन क्रिया की प्रकृति पर जब इनको बांटते हैं तो आपको द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में बताया था। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के कोलाइडी निकाय आपको बताए थे, जिसमें बहुआण्विक, वृहद आणविक और सहचारी कोलाइड अवस्थाएं थी। एक सॉल के कोलाइडी कणों को उपयुक्त वैद्युत अपघट्य मिलाकर अविलेय अवक्षेप में बदलना स्कंदन या कोएगुलेशन कहलाता है। इमल्सन वे कोलाइडी निकाय हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। इमल्सन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में तेल का और दूसरा तेल में जल का। इमल्सन बनाने का प्रक्रम पायसीकरण कहलाता है। किसी इमल्सन को स्थायी करने के लिए इसमें पाइसी कारक मिलाया जाता है। साबुन और अपमार्जक अधिकांशतः उपयोग में किए जाने वाले पाइसी कारक हैं। कोलाइड दैनिक जीवन में और उद्योगों में कई प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं। हमारे चारों ओर कोलाइड ही कोलाइड है। धुआं, धूल, बादल, रक्त, हमारा रक्त जो होता है ये भी कोलाइडी निकाय होता है। इसके अलावा नदियों का डेल्टा बनाना, धुएं का अवक्षेपण होना, ये सब कोलाइडी के अनुप्रयोग होते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षाओं का होना, कृत्रिम बरसात का करना,
ये सब कॉलॉइडी अवस्था के कुछ अनुप्रयोग एवं उदाहरण होते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस व्याख्यान में जैसे कि आपको पूर्व में बताया कि हम उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके प्रश्न और उत्तर आपको बताएंगे। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसका जो भाग 1 है, इसका अध्याय 5 है, इसके अंतर्गत जो इन टेक्स्ट प्रश्न जो पाठ के बीच बीच में पाठ्य निहित प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों को तथा एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो अभ्यास के अंत में अभ्यास प्रश्नावली दे रखी है उसके संकेतों को, आवश्यकता के अनुसार उनके उत्तर हम आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश बोर्ड में पहला जो प्रश्न होता है उसमें एक एक अंक के 6 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 2-2 अंक के होते हैं जिनमें 4-4 खंड होते हैं, और प्रश्न नंबर 4 जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है उसके अंतर्गत भी 4 खंड होते हैं। प्रश्न नंबर 5 इसमें 4 खंड जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न इसमें 4 अंक का होता है, तथा प्रश्न नंबर 6 और 7 जिसमें 2-2 खंड होते हैं और ये 5-5 अंक के होते हैं। इस प्रकार 70 नंबर के पेपर में से पृष्ठ रसायन से हम न्यूनतम 4 अंक और अधिकतम 5 अंक के प्रश्न प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों को जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हुआ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हुआ, लघु उत्तरीय प्रश्न हुआ अथवा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हुआ, उन सभी प्रश्नों की चर्चा आज के इस व्याख्यान में कर रहे हैं। सर्वप्रथम बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास अधिशोषण के प्रक्रम में साम्य अवस्था पर आपको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं। इनमें से आपको सही इक्वेशन बतानी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। दूसरा ऑप्शन है डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तीसरा ऑप्शन है आपके पास डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, और चौथा ऑप्शन है डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। अब इन 4 जो आपको विकल्प दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज्यादा उपयुक्त या सबसे सही विकल्प आपके सामने क्या है? आपको बताया था साम्यावस्था में गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, अर्थात डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 साम्यावस्था पर। इसका मीन्स क्या होगा? इंप्लाइज दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो अब इन 4 विकल्प में ये विकल्प कौन सा है? तो ये विकल्प कौन सा है? सेकंड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। क्लियर हो रहा होगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा पृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता? प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना है। अधिकांश बच्चे क्या गलती करते हैं? प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते। हम जब कभी प्रश्न पढ़ रहे हो तो उसमें देखिए कहीं नहीं वर्ड तो नहीं लिख रहा। यहाँ पर जो मेन चीज है जो आपको बताने के लिए है, इनमें से कौन सा अंतरा पृष्ठ प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, अंतरा पृष्ठ के लिए एक सरफेस या तो ठोस अथवा द्रव होनी चाहिए। दोनों सरफेस गैस नहीं हुई। मींस एक आपके पास सॉलिड सरफेस है और दूसरी इसके साथ लिक्विड सरफेस है। एक लिक्विड सरफेस है और इसके साथ आपके पास सॉलिड सरफेस है, या लिक्विड सरफेस के साथ गैस सरफेस है, सॉलिड के साथ भी गैस सरफेस है। तो ये इंटरफेस बन सकते हैं, बट जब कभी गैस और गैस सरफेस होती है तो यहां पर इंटरसरफेस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि गैस और गैस का मिश्रण एक समांगी निकाय होता है। अब आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में से देखिए कि हम कौन सी ऐसी सरफेस है जिसमें इंटरफेस प्राप्त नहीं कर सकते। लिक्विड लिक्विड का कर सकते हैं, द्रव और गैस का कर सकते हैं, ठोस द्रव का इंटरफेस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गैस गैस समांगी मिश्रण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गैस गैस। प्रश्न नंबर 3, शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शोषण शब्द से अभिप्राय होता है अधिशोषण तथा अवशोषण, यानी एक ऐसी घटना जिसमें अधिशोषण भी होता है और अवशोषण। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक अवशोषण, एक अधिशोषण, एक अवशोषण और अधिशोषण दोनों, और एक विशोषण। तो सही उत्तर कौन सा होगा इसमें?
उत्तर नंबर 3 यानी अवशोषण और अधिशोषण दोनों। प्रश्न नंबर 4, गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है ताप के बढ़ने पर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ताप के घटने पर, तीसरा ऑप्शन क्या है अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्र घटने पर, और चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास वान डर वाल्स बलों की प्रबलता कम होने पर। तो भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में आपको बताया था। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो घटनाएं होती हैं उसमें ताप जब घटता है तो भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप इसमें से देखिए कौन सा सही उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा सेकंड, ताप के घटने पर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अवशोषण का उदाहरण है। शब्द को ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पर शब्द अवशोषण प्रयुक्त किया है, मींस एब्जॉर्प्शन। अवशोषण एक ऐसी परिघटना होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ठोस के या हम कहें उसके बल्क में, जो आपके पास द्रव है या ठोस है उसके बल्क में आ जाते हैं। तो मींस अंदर सतह पर नहीं, सतह पर जो होता है तो अधिशोषण होता है, सतह के अंदर अवशोषण होता है। तो इनमें से सिलिका जेल पर जल अधिशोषित होता है, सूक्ष्म विभाजित निकेल पर हाइड्रोजन अधिशोषित होती है, कैल्शियम क्लोराइड जल को क्या करता है अवशोषित करता है, धातु पृष्ठ पर ऑक्सीजन अधिशोषित होती है। तो इस प्रकार इनमें से सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा कैल्शियम क्लोराइड जल को अवशोषित करता है। तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जल में साबुन की सांद्रता उच्च होने पर साबुन किसके समान व्यवहार करता है। देखिए साबुन की जो सांद्रता को हम क्रांतिक मिश्रित सांद्रता के रूप में जानते हैं, जिससे नीचे यदि हमारे पास सांद्रता होती है तो वो क्या करती है, वो आपके पास विद्युत अपघट्य के रूप में होती है। लेकिन जिससे उच्च की बात करते हैं, उच्च सांद्रता होने पर ये किसकी काम करेगा, ये करेगा आपके पास एक संगुणित कोलाइड या सहचारी एसोसिएटेड कोलाइड के रूप में काम करता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर होगा इसका सहचारी कोलाइड। नेक्स्ट प्रश्न है उस कोलाइडी तंत्र को जिसमें ठोस पदार्थ परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में और द्रव परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था है ठोस, परिक्षेपण माध्यम क्या है द्रव। तो आपको भौतिक अवस्था के रूप में हमने 8 प्रकार के कोलाइडी निकाय बताए थे। तो बताइए ठोस पदार्थ परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में है और द्रव परिक्षेपण के, तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है ठोस सॉल, दूसरा है जेल, तीसरा इमल्सन और चौथा है सॉल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा सॉल। नेक्स्ट प्रश्न है नदियों और समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है। आपको बताया था ये समुद्र है, ये कोई नदी आ रही है और जैसे ये मिल जाती है इसमें तो यहां पर एक आपने देखा डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है। जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होता है, कोएगुलेशन के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी स्कंदन कोएगुलेशन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी है। तो आपको इसमें 4 वक्र दिए हुए हैं, तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी किसके बीच खींचा जाता है। तो हम लॉग P को x अक्ष पर तथा लॉग x अपॉन m को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं। तो पहले तो ये देखिए इन चारों ग्राफों में कौन सा ग्राफ लॉग P और लॉग x अपॉन m के मध्य है। देखिए ये ग्राफ नहीं है क्योंकि यहां पर P है, दूसरा ये ग्राफ नहीं है क्योंकि यहां पर भी P है। अब हमारे पास 2 ग्राफ हैं, तो दूसरा फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी ये 0 से प्राप्त नहीं होता, यानी ये जो मूल बिंदु है यहां से नहीं चलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? क्रांतिक मिसेल सांद्रता के नीचे साबुन का जलीय विलयन, क्रांतिक मिसेल सांद्रता के ऊपर साबुन का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और शर्करा का जलीय विलयन। तो आप जानते हो क्रांतिक मिसेल सांद्रता के ऊपर साबुन का जलीय विलयन क्या देता है? टिंडल प्रभाव देता है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें सही उत्तर होगा सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, पृष्ठ अध्ययन में पृष्ठ का साफ होना महत्वपूर्ण क्यों है? पृष्ठ का साफ होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वांछित स्पीशीज के अधिशोषण को सुगम बनाता है। अगला प्रश्न है, रसोब शोषण को सक्रियत अधिशोषण के रूप में क्यों जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? रसोब शोषण में गैसीय अणुओं परमाणुओं के ठोस पृष्ठ के साथ बंध बनते हैं जिसके लिए उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इसे सक्रियत अधिशोषण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, साबुन को जल में विभिन्न सांद्रताओं में घोलने पर किस प्रकार का विलयन बनता है? निम्न सांद्रता में साबुन जल में सामान्य वैद्युत अपघटनी विलयन बनाता है और एक विशेष सांद्रता जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं के ऊपर यह विलयन कैसा हो जाता है? ये कोलाइडी विलयन बनाता है और यह संगुणित कोलाइड के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब गोल्ड सॉल में जिलेटिन मिलाया जाता है तो क्या होता है? गोल्ड सॉल एक द्रव विरागी यानी द्रव विरोधी सॉल होता है। जब गोल्ड सॉल में जिलेटिन मिलाया जाता है तो यह गोल्ड सॉल को स्थायी बनाता है। पांचवा प्रश्न है, बादलों पर सिल्वर आयोडाइड छिड़कने से कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करना कैसे संभव हो जाता है? क्योंकि बादल कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। बादलों के विपरीत आवेशित वाले सॉल जैसे सिल्वर आयोडाइड को वायुयान की सहायता से हम स्प्रे करते हैं या हम स्प्रेयर के द्वारा स्प्रे करते हैं तो स्कंदन हो जाता है बादलों का और कृत्रिम बरसात होना संभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आइसक्रीम में जिलेटिन जो कि पेप्टाइड होता है मिलाया जाता है, बताइए इसको क्यों मिलाया जाता है? देखिए यह आइस मींस बर्फ का क्रीम में परिक्षिप्त पायस होता है, अर्थात ये वाटर ऑब्लिक ऑयल प्रकार का पायस है। जिलेटिन जैसे पायसी कारक मिलाने से यह स्थायीकृत हो जाता है। अगला प्रश्न है, जल के शुद्धिकरण हेतु उसमें फिटकरी क्यों डालते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जल में अशुद्धियां निलंबित होती हैं। ऐसे जल से निलंबित अशुद्धियों को पृथक करने के लिए या स्कंदित करने के लिए फिटकरी मिलाई जाती है जिससे जल पीने योग्य बन जाता है। अगला प्रश्न है, कोलाइडी परिक्षेपण में ब्राउनी गति किस कारण होती है? कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ असमान रूप से टकराने के कारण ब्राउनी गति उत्पन्न होती है। हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के आपको संकेत बताएंगे। एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 5.14 सर्वप्रथम आपको बता रहे हैं, कोलाइडों को निम्न आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है? घटकों की भौतिक अवस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था की प्रकृति, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया। तो इसका संकेत होगा, पहले घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर 8 प्रकार के आपको कोलाइडी निकाय पढ़ाए थे। परिक्षिप्त प्रावस्था की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के कोलाइडी निकाय आपको पढ़ाए थे, जिसमें बहुआण्विक, बृहद आणविक और सहचारी कोलाइड के बारे में आपको बताया। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अन्योन्य क्रिया के आधार पर 2 प्रकार के कोलाइड आपको पढ़ाए थे, एक द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी कोलाइड। प्यारे बच्चों, इन संकेतों की सहायता से आप इस प्रश्न का एक सही उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को संक्षेप में लिखिए। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवित कोशिकाओं में, चाहे वो पौधों की कोशिका हैं या जंतुओं की कोशिकाएं, उनमें पाए जाते हैं। प्रोटीन या अणु होते हैं, उच्च अणुभार वाले होते हैं। विभिन्न जीव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, इनको जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हमने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया था। इसकी जो क्रियाविधि होती है उसमें आपको एक हमने ताला चाबी प्रोसेस के द्वारा बताया था कि एंजाइम की सतह पर सबस्ट्रेट इकट्ठा हो जाते हैं, एक सक्रियत अणु बनता है जो बाद में उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम पृथक हो जाते हैं। तो इस संकेत के आधार पर आप इसका एक सही उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। अगला है, निम्न पदों को समझाइए। वैद्युतकण संचलन,
स्कंदन, अपोहन और टिंडल प्रभाव। इन पदों की हमने पूर्व के व्याख्यानों में विस्तृत चर्चा की, फिर भी आपको संकेत देते हैं। वैद्युत कण संचलन, कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर चलना, स्कंदन, वैद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी कणों का अपक्षेपित होना, अपोहन, कोलाइडी विलयन में घुलित औषधियों को चर्म पत्र वेग के द्वारा पृथक करना, और टिंडल प्रभाव, प्रकाश की किरणों को कोलाइडी विलयन में से प्रभावित करने पर प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाई देना। इन संकेतों की सहायता से आप इन चारों पदों को भली प्रकार अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इमल्सन क्या है, इनके विभिन्न प्रकार क्या हैं, प्रत्येक प्रकार का एक उदाहरण दीजिए। पायसी कर्मक पायस को स्थायित्व कैसे देते हैं, दो पायसी कर्मकों के नाम लिखिए। साबुन की क्रिया पायसीकरण में मिसेल बनने के कारण होती है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ये एनसीईआरटी के 3 प्रश्न हैं, 5.16, 5.17 और 5.18। इन सभी प्रश्नों को हमने आपको पढ़ाया है कि इमल्सन दो अमिश्रणीय अथवा आंशिक मिश्रणीय द्रवों को परस्पर हिलाने पर एक जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है उसको हम इमल्सन कहते हैं या पायस कहते हैं। पायस दो प्रकार के होते हैं, जल का तेल में और तेल का जल में। तो इस प्रकार के जो उदाहरण थे आपको बताए थे, मक्खन के रूप में या दूध के रूप में। और पायसी कर्मक हैं जैसे साबुन है, अपमार्जक है। साबुन की क्रिया पायसीकरण और मिसेल बनने के कारण होती है, तो मिसेल फॉर्मेशन आपको बताया था कि ये साबुन गंदगी के साथ एक मिसेल फॉर्मेशन करता है, और जिसको जल के साथ धोने पर गंदगियां दूर हो जाती हैं। इसकी सहायता से आप इसका एक विस्तृत उत्तर लिखेंगे। अगला है, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या परीक्षण होंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5.15 है। जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी सॉल में से गमन करता है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल में NaCl विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है और कोलाइडी सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो पहली वाली घटना है जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी सॉल में से गमन करता है, तो इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसके बारे में आपको पूर्व में पढ़ा चुके हैं। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड सॉल में NaCl विद्युत अपघट्य मिलाने पर स्कंदन हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है, ये भी आप भली भांति परिचित हैं। और कोलाइडी सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत कण संचलन होता है। आवेशित कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। इनकी सहायता से आप इसका एक विस्तृत उत्तर लिखेंगे। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में विशेष रूप से उपयोग में लाए जाने वाले फैन प्लवन प्रक्रम में अधिशोषण की क्या भूमिका है। देखिए, जो फैन प्लवन प्रोसेस होता है ये सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें चीड़ का तेल, सल्फाइड अयस्क कणों पर अधिशोषण, एक तो ये आपको बताना है। दूसरा इमल्सन का बनना, और तीसरा इसमें खनिज का फैन के साथ बाहर आना। इन संकेतों की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। आप आकार वर्णात्मक उत्पीड़न से क्या समझते हैं। जियोलाइट अच्छे आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक क्यों होते हैं। तो इसका संकेत है, सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण की। और जियोलाइटों की एक मधुमक्खी के छत्ते के समान जैसी संरचना होती है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। और रंध्र अभिकारक को अभिक्रिया हेतु स्थान उपलब्ध कराता है। इन संकेतों की सहायता से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं एनसीईआरटी में दिए हुए इन टेक्स्ट प्रश्नों की, यानी पाठ्य निहित प्रश्नों की। हमारे इस चैप्टर में लगभग 9 प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, रसोप शोषण के 2 अभिलक्षण दीजिए। तो आप जानते हैं एक विशिष्ट प्रकृति होती है और रासायनिक अधिशोषण की विशिष्ट प्रकृति होती है। अनुत्क्रमणीयता, रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है। दूसरा प्रश्न है, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। इसका उत्तर होगा कि ऊष्माक्षेपी होने के कारण भौतिक अधिशोषण कम ताप पर आसानी से होता है और ताप बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है, अर्थात विशोषण हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी होता है, क्यों। आप जानते हो कि चूर्णित जो पदार्थ होता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये अधिक प्रभावी अधिशोषक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉवर प्रक्रम में हाइड्रोजन को निकेल ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मैथिन के साथ भाप की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रक्रम को भाप पुनः संभवन स्टीम रिफॉर्मिंग कहते हैं। अमोनिया प्राप्त करने के लिए हॉवर प्रक्रम में कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाना क्यों आवश्यक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हटाई जाती है कि अमोनिया प्राप्त करने के हावर प्रक्रम में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक विष का कार्य करती है, अतः इसको हटाना
अति आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, एस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में धीमा एवं कुछ समय पश्चात तीव्र क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया में जैसे ही उत्पाद बनना प्रारंभ होता है, उत्पन्न कार्बोक्सिलिक अम्ल स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है। अतः एस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में धीमा और कुछ समय पश्चात तीव्र हो जाता है। देखिए, एस्टर होता है RCOOR, जल से क्रिया करेंगे अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा RCOOH और ROH यानी अल्कोहल। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ये किसका काम करेगा? यहाँ पर कैटलिस्ट का। जैसे ही कैटलिस्ट बनेगा, ये स्वयं उत्प्रेरक का काम करेगा और ये अभिक्रिया तीव्र कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की क्या भूमिका होती है? डिसॉर्प्शन। विशोषण ठोस उत्प्रेरक की सतह को अभिकारकों के पुनः अधिशोषण के लिए मुक्त रखता है। ये सतह होती है, इस सतह पर अणु एडजॉर्ब हो गए। अब विशोषण ने क्या किया? इन अणुओं को बाहर निकाल दिया, तो सरफेस फ्री हो गया। तो अधिशोषण के लिए और ज्यादा स्पेस हमें मिल जाएगा, सरफेस और ज्यादा मिल जाएगा। तो विशोषण के द्वारा क्या होगा? अभिकारक पुनः इसके ऊपर जाके अधिशोषित हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आप हार्डी-सुल्जे नियम में संशोधन के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं? हमने हार्डी-सुल्जे नियम पढ़ा, जिसके अनुसार जिन आयनों पर कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश होता है वे कोलाइडी कणों का स्कंदन करते हैं, परंतु वास्तव में इन आयनों युक्त सॉल का भी स्कंदन होता है। हमारा एक सुझाव है कि हम इसको कैसे संशोधित करें। तो जब दो विपरीत आवेशित सॉल की उपयुक्त मात्राओं को मिश्रित किया जाता है, तब वे एक दूसरे के आवेशों को उदासीन करके अवक्षेपित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अवक्षेप का मात्रात्मक आकलन करने से पूर्व उसे जल से धोना क्यों आवश्यक है? अवक्षेप बनाने के लिए मिश्रित वैद्युत अपघट्यों की कुछ मात्रा अवक्षेप के कणों की सतह पर अधिशोषित बनी रहती है। अतः अवक्षेप का मात्रात्मक आकलन करने से पूर्व उसे जल से धोना आवश्यक होता है।